नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सूरत लोकसभा क्षेत्र की, जो कि डायमंड और टेक्सटाइल के लिए हब माना जाता है। तो क्या है यहाँ के विकास की प्राथमिकताएं, क्या है यहाँ के मुद्दे और क्या है अपने सांसद से यहाँ के लोगों की उम्मीदें, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान 2024 के लोकसभा के निर्विरोध सांसद मुकेश दलाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। पहला सवाल आपसे, 18वीं लोकसभा के पहली बार चुने हुए आप सांसद हैं और करीब 4 दशक का आपको जन सेवा का अनुभव है, तो क्या कहेंगे बतौर सांसद कितनी बड़ी जिम्मेदारी? पहले तो मैं आदरणीय वड़ा प्रधान मोदी साहब और अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब सहित की पूरी समग्र टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे सांसद के लिए मेरा चयन किया और मुझे नरेंद्र भाई मोदी साहब की हाथ नीचे इसकी गवर्नमेंट में सांसद में काम करने का मुझे मौका मिला। स्वाभाविक है, खुशी तो बहुत है, संतोष भी बहुत है कि पहली बार देश की सर्वोच्च संस्था में मुझे काम करने का, परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला। सर, आप पार्षद भी रहे हैं और उसके बाद आप नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 5 साल तक आप चेयरमैन रहे। आपने बहुत विकास किया यहाँ पर, करीब 4 दशक का ये आपका काम। उसके बाद आप संसद में आपकी भूमिका, तो कितना फ़र्क देखते हैं? जैसे कि हम पहले रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, बाद में हम टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में क्या मेलबर्न में खेलना होता है, बस वैसा ही मेरा अनुभव है। 5 टर्म जब मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का मौका मिला, तब मैंने शहर का विकास का फाउंडेशन डाला और कॉरपोरेशन के लिए रेवेन्यू के कई हेड मैंने खड़े किए। आज भी वो रेवेन्यू के हेड खड़े हैं, इसमें करोड़ों रुपए की रेवेन्यू आज भी वो हेड में आ रही है। सर, सूरत लोकसभा क्षेत्र के लिए आपकी विकास की क्या प्राथमिकताएं हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, तब मैंने शहर में कई प्रोजेक्ट नए दिए। आप जो BRTS देख रही है वो मेरी देन है, डबल स्टेज ब्रिज जो आप देख रहे हैं वो मेरी देन है। फिर आप टर्सरी ट्रीटमेंट का सूरत का जो प्लांट है, जिसमें से हम गंदा वाटर ट्रीट करके बेच रहे, इसमें से आमदनी दे रहे कर रहे, वो मेरी देन है। और जो कार्बन यहाँ पे पॉल्यूशन जो पहले पैदा हो, उसकी जो कार्बन की जो क्रेडिट मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी मेरी देन है। सूरत महानगर में 2 बार मेरी टर्म में इसका डेवलपमेंट, उसका ऑगमेंटेशन हुआ, नए विस्तारों को प्राथमिक सुविधाएँ दी और सूरत महानगर पालिका में कैपिटल खर्च करते करते हुए भी मैंने कई रेवेन्यू के हेड खड़े किए। और जब मैं उतरा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद से, तब मैं 600 करोड़ रुपए के डिपॉजिट में छोड़ के गया था। एरिया बेस्ड आकानी का नया सिस्टम जो शुरू हुआ वो मेरी टर्म में हुआ था और आउटर रिंग रोड जो भी बन रहा है वो भी मेरी टर्म से ही शुरू हुआ था, जबकि अब बन रहे हैं। और जब मैं निकला वहाँ से, तब लगभग 50-50 फ्लाईओवर ब्रिजेस में छोड़ के गया था, 100 जितने पार्क और वगैरह में छोड़ के गया था। और आज सूरत महानगर में 127 जितने फ्लाईओवर और टापटी रिवर के ब्रिजेस है, 250 से ज़्यादा हमारे पार्क से, गार्डन से। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमने सीनियर सिटीजन के लिए अलग से पार्क बना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन ही जा सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन सेंटर हमने बनाया, संजीव कुमार ऑडिटोरियम बनाया है, 8 का एक पूरा, जिसमें 100 लोगों का बैठक व्यवस्था के हिसाब से ड्रामा वाले अगर प्रैक्टिस करना चाहते, कुछ दिखाना चाहते, वो 8 सेंटर में हमने बनाया। CC रोड हमने बनाए, ACC रोड बनाए और मेरी टर्म में भी सूरत महानगर नंबर 1 क्लीन सिटी बना था। तो प्राथमिकता तो स्वाभाविक है, जो हमारा नंबर 1 है वो नंबर 1, जिन फील्ड में हमारा नंबर 1 है वो नंबर 1 बनाए रखना है। सर, सूरत लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, खासकर दिव्यांगों के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? सूरत में इनके लिए पूरी रोजगार का अवसर है। हम गुजराती लोग छोटा मोटा व्यापार भी कर लेते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज से या ग्रेजुएशन के बाहर होते हैं, इसको कहीं भी 20-25 हज़ार की जॉब तो मिल ही जाती है। महिलाएं आर्थिक रीते स्वावलंबन हो रही है। हमारे यहाँ नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सखी मंडल बनाए थे। ये सखी मंडल के द्वारा
महिला अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। समझो जैसे गणपति का त्यौहार हो गया, नवरात्र आ गई, ये पतंग काइट का फेस्टिवल आ गया, कोई भी त्यौहार आता है तो सखी मंडल द्वारा इनके द्वारा बनाई गई चीज़ को हम कॉमर्शियली बेचने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, इनके स्टॉल लगाते हैं, इनके लिए जगह बनाते हैं। इसमें से ये सखी मंडल 2 पैसा कमा लेती है बहनें। और सूरत की खूबी ये रही है, पिछले 5-7 सालों में हमारी बहनें घर में कैटरिंग का काम करके एक कमाई कर रही है, अच्छा अच्छा खाना बनाती है। और क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है, होटल में नहीं जाना है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है और शुद्ध खाना है, तो ये बहनें 15 आदमी का प्रोग्राम हो, 20 आदमी का प्रोग्राम हो, 50 आदमी का प्रोग्राम हो, तो अब जो हम चाहते हैं वो हिसाब से घर का खाना बना के हमको देती है और 2 पैसा कमाती है। इनमें अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपना घर चलाती है और काफ़ी तरक्की कर रही है। दिव्यांग के लिए हमारे यहाँ काफ़ी संस्थाएं बनी हुई है जिसमें हम दिव्यांग की केयर कर रहे हैं और काफ़ी NGOs भी हमारे साथ हैं, तो जिसमें हम दिव्यांगों की मदद कर रहे हैं। इनको समझो कि व्हील चेयर चाहिए या फिर इन कान के ईयरफोन चाहिए, वो सब हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि दिव्यांग लोग सम्मान की ज़िंदगी जी सके। अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडिया के सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर सूरत में है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या यहाँ ना के बराबर देखी जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से भारत सरकार के सहयोग से बाकी राज्यों में भी, बाकी संसदीय क्षेत्रों में भी इन चीज़ों को लागू किया जाए? गुजरात में नरेंद्र मोदी साहब ने विकास की नींव डाली थी, वो नींव को आगे बढ़ाते हुए सूरत महानगर में आप देख रहे हैं कि 127 ब्रिजेस है, फ्लाईओवर ब्रिजेस और रिवर ब्रिजेस। तो इसके कारण ट्रैफिक की काफ़ी समस्या हमारी सॉल्व हो गई है। सूरत के एक कोने में से आप दूसरे कोने में 45 मिनट के अंदर 4 व्हीलर्स में पहुंच सकते हैं। फ्लाईओवर तो फ्लाईओवर जंप करना है, रोड रास्ते अच्छे हैं, स्ट्रीट लाइट की सुविधा अच्छी है और पानी अच्छा मिलता है, ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी है। मैं हर राज्य की गवर्नमेंट को बोलता हूँ और हर राज्य में जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे जिसकी भी सरकार हो वहाँ पे, इनको बोलता हूँ कि आप प्लीज़ प्रजा के लिए काम कीजिए। अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, तो आपको लगता है कि सूरत वासी इस वजह से प्रिविलेज्ड भी हैं? और आपको क्या लगता है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं वो क्या हैं? सूर्यपुत्री तापी नदी इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सिटी ऑफ सूरत। वी हैव बिल्ट सो मैनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और हमने एक लो लेवल ब्रिज भी बनाया है, कोजवे, जहाँ से हमारी लगभग 50-60% पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। वहाँ पे पानी को हम ब्लॉक करते हैं तापी नदी का, और ब्लॉक करके वो पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है जहाँ पे पानी शुद्ध होता है। वहाँ से फिर पानी डिस्ट्रीब्यूट करके और एक टाँकी में और टाँकी में जाके फिर नल द्वारा लोगों के द्वारा पहुँचता है। ये पानी का इतना हमारे शुद्ध पानी आता है कि हु के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हमको वाटर क्वालिटी में हमको नंबर 1 मिला है। तो आगे भी इनको ये जारी रखना है। क्लीनलीनेस में हम नंबर 1 पे कई सालों से, तो खुशी तो हो गई, हमारी प्रजा हमको सहयोग कर रही है। 3 बार अगर कोई देश में कोई भी जगह पे कचरा उठा रहा है तो सूरत शहर है। डोर टू डोर गार्बेज हमारे यहाँ 17-18 साल से ऊपर से चल रहा है। गाड़ी आती है, अपने घर से कचरा उठाती है, उसको ले जाके प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाती है, वहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी और फाइनल डिस्पोजल साइट पे ले जाके इसका साइंटिफिक डिस्पोजल किया जाता है, ताकि ज़मीन पे मॉइस्चर भी नहीं बचा रहे, पर्यावरण को भी नुकसान न हो। ऐसी साइंटिफिक सिस्टम बनाने वाली अगर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। सर, सूरत को टेक्सटाइल का हब माना जाता है, यहाँ से रोजगार भी बहुत सृजित होते हैं, तो क्या माना जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह से सहयोग कर रहा है? 97% ऑफ टोटल डायमंड पॉलिश्ड एंड कट इन द वर्ल्ड आर बीइंग कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत। डायमंड के द्वार जड़ी सूरत महानगर में लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ है।
आप नहीं मानोगे, डायमंड के व्यापारी जो काम कर रहे हैं इनके वर्कर्स के लिए, वहाँ पे वर्कर्स की एवरेज सैलरी 25-30 हज़ार से लेकर 90,000 लाख से ऊपर तक है, डिपेंडिंग अपॉन हिज स्किल। वहाँ इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि अगर 8वीं 10वीं पढ़ा हुआ एक लड़का या लड़की भी वहाँ पे काम करती है, और वो डायमंड इन जो फैक्ट्री है वहाँ पे वर्कर्स को खाना भी दिया जाता है, हाइजीनिक फूड दिया जाता है, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी वहाँ होती है, और पूरी इकोनॉमी में इनका जीडीपी में बहुत काफ़ी इनका हिस्सा है, और एक्सपोर्ट में भी, टोटल एक्सपोर्ट में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक टेक्सटाइल का सवाल है, 60% ऑफ इंडिया मैन मेड फाइबर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सिटी ऑफ सूरत। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू टेक्निकल रिनोवेशन फेज एज ऑन नाउ। हमारे यहाँ अब जो पुरानी मशीन थी वो मशीनें निकल रही है, अब बहुत थोड़ी बहुत बची है। जो पुराने सिटी में जो मशीनें थी टेक्सटाइल की, वो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होकर सूरत के बाहर जा रही है। वहाँ पे सब मॉडर्न मशीनरी लग रही है, एक एक मशीन 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 4 तक के एक एक मशीनरी लग रही है। जो पहले मशीन की स्पीड 100-125 थी, वो उसको लेके 500, 700, 800, 1200 आरपीएम तक की मशीन अब सूरत शहर में लग चुकी है। मैड फैब्रिक उसको छोड़ के भी कई प्रकार के कपड़े बनते हैं। राम जन्मभूमि के जब इसका लोकार्पण हुआ था, उन दिन में जो ध्वज बने थे वो तकरीबन 70-80% ध्वज हमने पूरे देश में दिए है। और जीन्स के कपड़ा बनना शुरू हो गया, पर्दे के कपड़ा बनना शुरू हो गए, बेडशीट बनती है, शूटिंग बनते हैं, और सब प्रकार के हमारे यहाँ ये फैब्रिक्स हमारे शुरू हो गए बनने। तो आप देखो कि जब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत में चलती है तो पूरा इकोनॉमी ऑफ द सिटी इज कीपिंग रोल, ये रोल घूमता ही रहता, क्योंकि टेक्सटाइल के साथ कई एंसिलरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, वो सब में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता। सूरत में तकरीबन 5 करोड़ मैन मेड फाइबर का डेली का प्रोडक्शन है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। फिर वो फैब्रिक प्रोड्यूस होकर इसकी डाइंग प्रिंटिंग मिल में जाती है। तकरीबन 400 से ऊपर सूरत में डाइंग प्रिंटिंग मिल है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है। और जब ये फैब्रिक्स एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऑल इन ऑल यू कैन से सूरत is contributing greatly in GDP and in the development and growth of the country. कहते हैं कि बिजनेस अगर सीखना है तो गुजरातियों से सीखो, और यहाँ त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो त्योहार और बाजार, इसको कैसे हम जोड़कर देख सकते हैं? हम गुजराती में बोलते हैं कि सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ, मतलब कि सूरत का खाना और काशी में अपना मौत मिले, वो तकदीर वाले को ही मिलते हैं। जहाँ तक त्यौहार का सवाल है, हम सूरती लोग त्यौहार का बहुत शौकीन है, हम उत्सव प्रिय प्रजा है। कोई भी त्यौहार हो हम बड़े धामधूम से मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिनों में ही यहाँ पे है, आपने देखा काइट का कितना बड़ा फेस्टिवल और कितना बड़ा बाजार यहाँ पे है। कोई भी त्यौहार हो हम सूरती लोग बड़े शौक से, बड़े धामधूम से मनाते हैं, और ये त्यौहार के कारण सूरत की इकोनॉमी भी घूमती रहती है, क्योंकि इस त्यौहार में छोटे छोटे आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हमारा शौक तो पूरा होता ही है। तो ये त्यौहार के साथ आप बाज़ार को देखो तो ये त्यौहार के कारण हमारे सूरत में लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। हमारे यहाँ एक स्ट्रीट है जिसको हम डबगरवाट कहते हैं, डबगरिया बोलते हैं इसको। वो हर सीजन में अलग अलग चीज़ बनाते हैं अपने घर में, बहनों बनाती है, साथ में जेंट्स भी रहते हैं। समझो कि अब काइट्स आ गया तो दीपावली से पहले ये लोग काइट्स बनाना, मांझा बनाना, मांझा घींचना शुरू हो जाते हैं दीपावली से पहले से। तो इसमें कमाई होती है, इनकी मेहनत करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, त्यौहार के साथ बाजार जुड़ता है, पूरी कमाई होती है। और सूरत के पतंग के शौकीन लोग, आपको बता दूं, यूपी में कानपुर से फिर कई जगह से पतंग मंगवाते हैं, मांझा मंगवाते हैं खरीद के।
जी सर, आपने बताया कि त्यौहार बहुत खुशी खुशी मनाए जाते हैं, त्यौहार में कोई सज़ा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर, सेफ्टी को लेकर क्या कुछ ध्यान दिया जाता है। साथ के साथ जो हमें जानकारी है कि आपने एक इनिशिएटिव लिया था कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना कर पाए, ये जो नदी के किनारे आपने जाली लगवाने का इनिशिएटिव लिया था, जिसकी वजह से आज जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ यहाँ पे किया जाता है, ध्यान दिया जाता है सर? मेरे मत विस्तार सूरत में कम से कम 2000 सेफ्टी गार्ड और सेफ्टी बार मैंने बिना मूल्य बांटे हैं। इनके लिए प्रोग्राम किए, टू व्हीलर्स को खड़े रखते हम और उनको हेलमेट नहीं पहनी है, इनको गुलाब देते हैं, भाई साहब आप हेलमेट पहनिए और ये सेफ्टी बार अपने टू व्हीलर्स पर लगाइए, ताकि अगर मांझा आता है तो सेफ्टी बार के आगे लगेगा, आपके गले में नहीं आएगा सीधा। और इनको सेफ्टी बेल्ट भी देते हैं गले में बांधने के लिए। साथ में कई हेल्पलाइन खुली है हमारे यहाँ, अगर कुछ पक्षियों को मांझा में फंस जाते हैं तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे सूरत में कई जगह पे सुविधा है और कई लोग वॉलंटरीली ये काम करते भी हैं। और आपने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई कि नदी के ऊपर एक मैंने जाली बनाई है। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तब मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि हमारे यहाँ सरदार ब्रिज है और एक सौजी कोराट ब्रिज है, इसमें बहुत लोग हर साल में आत्महत्या कर रहे थे। तो मैं 15-17 साल पहले की बात करता हूँ। कम से कम उस टाइम पे साल में 2 ब्रिज मिला के 90-100 लोग आत्महत्या करते थे। लोगों की जान तो जाती ही थी, मगर फायर ब्रिगेड की टीम को भी 4-5 दिन तक मेहनत करनी पड़ती थी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए, और लाश्कर भी बहुत लगते थे, 4-5 लाश्कर लगते थे, टीम लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों की जान बची जाए। सर, संसद में आपकी भूमिका की बात करें तो आपने प्रश्नकाल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेल संबंधी संशोधन विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक, आप फाइनेंस के भी अच्छे जानकार हैं। आपको क्या लगता है संसद में कैसी चर्चा होनी चाहिए और सांसदों का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? Opposition must behave responsibly in Lok Sabha. I am the first time for MP, but I am very much disappointed with the performance of opposition and with their behavior. प्रश्न लोकसभा में होते ही, आप खड़ा करो प्रश्न। मोदी सरकार की, गवर्नमेंट की, हमारी चाहे जितनी टीका करो, निंदा करो, वो निंदा करो, इसमें कोई ना नहीं है, मगर सदन तो चलने दो। आप सदन नहीं चलने देते हैं, सदन में प्रश्न उठाते हो और जब जवाब देने की बारी आती है तब भाग जाते हो। आप में हिम्मत नहीं है कि आप जवाब सुनो, तो वॉकआउट कर देते हो। अगर सवाल पैदा करने की, सवाल पूछने की हिम्मत करते हो तो जवाब सुनने की भी हिम्मत करो। सर, आप कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कमेटी हो या फिर पावर कमेटी हो, क्या जिम्मेदारी रहती है और क्या कुछ उसमें आपकी भूमिका रहती है? हमारे यहाँ हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमारे यहाँ बड़े बड़े अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में नहीं होता। बड़े बड़े ख्यातनाम डॉक्टर भी सूरत में हैं। हेल्थ सेंटर सूरत महानगर पालिका ने तकरीबन 60-70 के ऊपर हेल्थ सेंटर हमारे यहाँ सूरत सिटी में है। तकरीबन समझो हर वार्ड में हेल्थ सेंटर हमने बनाए हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चला रही है, उसको छोड़ के गवर्नमेंट की सिविल हॉस्पिटल है। तो अब इनका जो रिक्वायरमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का आगे, वो जैसे वैसे बताएंगे। मैं गवर्नमेंट में इसका प्रेजेंटेशन करूंगा, भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अगर मेरी ग्रांट में से कोई चीज़ बन सकती है तो मैं मेरी ग्रांट में से भी इनको मैं मदद करूंगा। अब कई ट्रस्ट मेरे पास आए जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, इनकी भी छोटी मोटी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई एम फुल्ली कमिटेड टू फुलफिल their requirement through my grant or through other sources or through presentation in the government. सर, गुजरातियों को बिजनेस के लिए जाना जाता है, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसी जगह को बिजनेस के लिए चुना था। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि क्या हिस्ट्री है इसके पीछे की? अंग्रेजों जब सब पहली बार देश में आए हैं तो व्यापार के बहाने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए थे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तब सूरत बंदर पे पहली बार लैंड हुई थी, जिसका ऐतिहासिक किला आज भी मौजूद है। हमने इसको रिनोवेट करके जिसको
हमारे ऐतिहासिक जो इमारत का लिस्ट है तो इसमें हमने इनको शामिल किया है। आज आप देख सकते हो कि इसमें पूरा इतिहास हमारा किला का वो मॉन्यूमेंट में मौजूद है। आज भी किला खड़ा है हमारा। सर संसद में जब आप पहली बार संसद में आप लोकसभा सांसद चुन करके पहुंचे हैं तो और निर्विरोध सांसद हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो पहला दिन जब आपने शपथ ली और संसद में जब कदम रखा तो कैसा अनुभव? आई वॉज रियली थ्रिल्ड और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था कि मुझे सूरत शहर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मेरी पार्टी ने मेरा चयन किया, नरेंद्र मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब ने, नड्डा साहब ने मेरा चयन किया। तो मैं पूरी एंक्शियसनेस के साथ मैं सब चीज़ देख रहा था, स्टडी कर रहा था और मन ही मन में मैं सोच रहा था कि पार्टी ने मुझे एक बहुत अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं इसके लिए पार्टी का और परम कुमार परमात्मा का आभारी हूँ। सर बैकग्राउंड की बात करें तो आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई आपकी शुरुआत? बॉर्न ब्रॉट अप इन सूरत। मेरा फैमिली डाइकाओ से है, सूरत में ही है सब लोग। कम से कम 4-5-6 पीढ़ी में देखता हूँ सूरत में ही है। और मेरा स्टडी प्राथमिक शाला में हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बिलो मिडिल क्लास के थे और पूरा फैमिली में पापा एक कमाई करते, छोटी मोटी बिजनेस था छोटा मोटा, मगर कमाई बहुत होती नहीं थी। घर बड़ी मुश्किल से चलता था। ग्रेजुएट होने के बाद मेरे पास साइकिल भी नहीं थी वो टाइम पे। मैंने एक साथ पढ़ने का, बिजनेस करने का और पॉलिटिक्स में रहने का तीनों काम मैंने एक साथ में किए। पूरे दिन संघर्ष और मेहनत किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने DBIM किया, डिप्लोमा इन बिजनेस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बाद में मैंने लॉ किया, बाद में मैंने MBA किया। MBA मैंने 2 फैकल्टी में किया, फाइनेंस और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो मैं बड़ा संघर्ष के साथ मेरा बचपन, मेरी युवानी और आज मैं जो भी हूँ तो संघर्ष के कारण यहाँ पे पहुँचा हूँ। पार्टी में भी मैंने बहुत संघर्ष किया। 44 साल से मैं पार्टी में हूँ। 1981 से मैं पार्टी में हूँ। सर आपने पढ़ाई में भी आप अच्छे रहे और करीब 4 दशक आपका जो जनसेवा का भी आपको अनुभव है, तो आप अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया, आप अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं? क्योंकि आप एक व्यवसाय परिवार से आते हैं तो जो पहले कमियां या संघर्ष था अभी थोड़ा उसमें कमी है, तो आप अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं? कैसा जीवन होना चाहिए? मुझे 44 साल पार्टी में हो गए और मैं सदनसीब हूँ कि जब मोदी साहब गुजरात के संगठन में काम करते थे तब मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। हम ऐसे ही बैठते थे संगठन के काम के लिए घंटों तक। मुझे अमित भाई शाह साहब के साथ भी मौका मिला काम करने का। हमने TTI नॉन-AC में 60 में प्रवास किए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता, जोशी साहब हो या मुरली मनोहर जोशी जी हो या अडवाणी जी हो, वाजपेयी जी हो, इन सब के साथ मैं काम किया। इन सब के साथ मेरे पहले फ़ोटो भी थी। अब संघर्ष के बाद बिजनेस में हम आगे बढ़े। बिजनेस मेरा सेटल हो गया। अच्छा बिजनेस टेक्सटाइल का था और है अभी भी। बच्चे अभी ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बच्चे को पहले 2 राय देता था कि देखिए बेटे, अब आप ज़्यादा कमाई नहीं करोगे तो ठीक है, बट बिजनेस को आगे इतना मत बढ़ाना कि आप ताकि उसको संभाल नहीं सके। जो क्रिएट हुआ है, जो अभी अपने पास है प्रॉपर्टी, पैसा, उसको बचा के संभाल के चलिए। आगे एडिशन नहीं होगा तो चलेगा, मगर ऐसा बिजनेस मत करना कि जिसके कारण प्रॉपर्टी कम हो जाए। सर आपकी हॉबीज़ की बात करें तो आपको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, क्रिकेट खेलने का भी आपको शौक है, जिम का भी आपको शौक रहा है और आप चेस भी खेलते हैं, तो कैसे टाइम निकाल पाते हैं अपने शौकों के लिए? पतंग तो साल में 2 दिन उड़ाने होते हैं, तो वो तो दिन में 3-4 घंटा मिलता है तो 3-4 घंटा निकाल ही देता हूँ टेरेस में। और टेरेस में सनशाइन का मज़ा और होता है। फिर क्रिकेट तो अब 3-4 साल से मैं खेला नहीं हूँ,
मगर पहले बहुत क्रिकेट खेला। मैं सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टीम का कैप्टन रहा हूँ, सफल कैप्टन रहा हूँ, और 4 टूर्नामेंट में ऑल ओवर इंडिया में डे एंड नाइट में मैं चैम्पियन रहा हूँ। आज भी मैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर क्रिकेट एसोसिएशन, सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजिंग कमेटी हूँ, मैं मेंबर हूँ, और क्रिकेट कमेटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, बहुत सारे लोगों से मिले, उन्होंने बताया जिम में आप अपने फेवरेट पेन ड्राइव में गाने, पुराने गाने ले जाते थे और वो आज भी वो लोग सुनते हैं। कोई गाना गुनगुना दें। मैं आपको 2-3 चीज़ सुना लूँ कि भाई देखो कि नदिया चले चले रे ढारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, पार हुआ जो रहा इस सफ़र में, जो भी रुका वो बीच भंवर में, फंसा बीच भंवर में। तो आदमी को चलना चाहिए हर स्थिति में, सफलता निष्फलता में चलना चाहिए। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उससे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। जब सफलता मिलती है तब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरी होशियारी के कारण ऊपर पहुंच गया हूँ, वरना वक्त आपके साथ खड़ा है। वक्त से के दिन और रात, वक्त से है कल और राज, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त है फूलों की सेज और वक्त है कांटों का ताज। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजिल बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो सुबह शाम दिन रात, वो फिर नहीं आते। ये सब अपनी जीवन के प्रेरणा के सब है। मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ, इसमें से कुछ सीखता हूँ। और एक चीज़ कि लोग पेट भर के खाना खाते हैं, मैं पेट भर के गाना सुनता था। मगर कब? मैं जब जिम में उठा था तब, जब वॉकिंग कर रहा होता तब, और तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो कान में डाल के मैं घूमता रहता हूँ। कई बार एक ही गाना रिपीट करके मुझे पता नहीं है मैं 10 बार 15 बार 20 बार सुनूं, कितनी बार सुनूं, पीन अगर के एक गाने पे रुक गई तो रुक जाती है। अब तो मैं मॉर्निंग वॉक में नहीं जाता हूँ, जिम में नहीं जाता हूँ, सब बंद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संसद टीवी से बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे सूरत से लोकसभा सांसद मुकेश दलाल जी को, जो कि करीब 4 दशक से जनसेवा से जुड़े हैं और उन्होंने सूरत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बतौर लोकसभा सांसद कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आगे की तमाम योजनाएं हैं और जो यहाँ की जनता ने उन पर भरोसा जताया है उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।